आज मैं बात करूंगा वर्ग 9 के अध्याय 12 ध्वनि के संबंध में। हम प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों जैसे मानवों, पक्षियों, घंटियों, मशीनों, वाहनों, टेलीविज़न, रेडियो आदि की ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करता है। ऊर्जा के अन्य रूप भी हैं जैसे यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि। ऊर्जा संरक्षण के बारे में आप जानते होंगे। ऊर्जा का न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न उसका विनाश कर सकते हैं। तो इसे केवल एक से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। जब आप ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आपने अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आपने ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया? तो आज के इस अध्याय में हम ये सीखेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और किसी माध्यम में किस प्रकार संचरित होकर हमारे कानों द्वारा ग्रहण की जाती है। तो आइए देखते हैं ध्वनि का उत्पादन। एक प्रयोग के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक स्वरित्र द्विभुज, जिसको ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं, उसे लेकर उसकी भुजा को एक रबर के पैड पर मारकर इसको कंपित करते हैं और उसे अपने कान के पास ले जाएंगे तो हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है। उसके कंपन से जो ध्वनि उत्पन्न हुई वो हमारे कानों तक पहुंचती है। एक दूसरे क्रियाकलाप देखते हैं कि एक बीकर या गिलास को ऊपर तक पानी से भरकर फिर कंपमान स्वरित्र द्विभुज को, एक भुजा को पानी की सतह पर स्पर्श कराते हैं, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। तो स्वरित्र द्विभुज की दोनों भुजाओं को पानी में डुबाइए और देखेंगे कि दोनों अवस्था में क्या होता है। तो इन क्रियाकलापों से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि किसी कंपमान वस्तु के बिना क्या हम ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? हमने यहाँ स्वरित्र द्विभुज से आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न की। हम विभिन्न वस्तुओं में घर्षण द्वारा, खुरच कर, रगड़ कर, वायु फूंक कर या उसको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तो इन क्रियाकलापों में हम क्या करते हैं? हम वस्तु को कंपमान करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो कंपन का अर्थ होता है किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना। मनुष्यों में वाक ध्वनि उनके वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होता है। जब कोई पक्षी अपने पंख को फड़फड़ाता है तब भी हमें ध्वनि सुनाई देती है। मक्खी भिनभिनाने की ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है? एक खींचे हुए रबड़ के छल्ले के बीच से अगर खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। यदि आपने कभी ऐसा नहीं किया तो इसे करके देख सकते हैं। अब हम देखेंगे ध्वनि का संचरण। संचरण अर्थात ध्वनि कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है, जिसे मीडियम बोलते हैं। यह ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। तो स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपमान कर देती है और ये कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति कर नहीं पहुंचते। सबसे पहले कंपमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपने संतुलित अवस्था से
विस्थापित होते हैं, उसमें कंपन होता है। ये अपने समीप के कणों पर एक बल लगाते हैं, जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विरामावस्था से विस्थापित हो जाते हैं। निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्था में वापस लौट आते हैं। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच जाती। तो माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम से होता हुआ संचरित होता है। याद रखेंगे, यहाँ माध्यम के जो कण हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा रहे। तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। तो किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के समय ठीक ऐसा ही होता है। इसीलिए ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जा सकता है। ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों को गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है और यांत्रिक तरंगे कहलाती है। ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो यह एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे विरलन कहते हैं। जब वस्तु कंपन करती है अर्थात आगे और पीछे तेजी से गति करती है तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। यही संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं, जो माध्यम से होकर संचरित होती है। और संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है और विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है। दाब किसी माध्यम के दिए हुए आयतन में कणों की संख्या से संबंधित है। किसी माध्यम में कणों का अगर अधिक घनत्व है तो अधिक दाब को और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है। इस प्रकार ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में देखा जा सकता है। अब हम देखेंगे कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसके संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में होकर नहीं चल सकती है। इसे हम एक प्रयोग के द्वारा देख सकते हैं। प्रयोग करने के लिए एक विद्युत घंटी और एक कांच का वायुरुद्ध बेलजार लेंगे और विद्युत घंटी को बेलजार में लटकाएंगे और जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, बेलजार को एक निर्वात पंप से जोड़ दिया जाएगा। अब निर्वात पंप को चलाइए। जब बेलजार की वायु धीरे धीरे बाहर निकलती है, घंटी की ध्वनि धीमी होती जाती है। यद्यपि उसमें पहले जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कुछ समय पश्चात जब बेलजार में बहुत कम वायु रह जाती है तब आपको यह ध्वनि धीमी सुनाई पड़ती है। तो यदि बेलजार की समस्त वायु निकाल दें तो क्या होगा? क्या तब भी घंटी की आवाज सुनाई देगी? नहीं। अगर सारी वायु बेलजार की निकाल दी जाए तो माध्यम की आवश्यकता होती है और बिना माध्यम के ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। तो ये हमने जाना कि
ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ध्वनि का उत्पादन कंपन के द्वारा होता है और ध्वनि का संचरण किसी माध्यम में किस प्रकार होता है ये हमने देखा। संपीड़न और विरलन के रूप में ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है।